हेलो एस्पिरेंट्स। आज हम देखेंगे मेजर इंडिसेस ऑफ द ईयर 2025-2026। ओके, सो इसमें क्वेश्चंस आते हैं कि ये रिपोर्ट किसने पब्लिश किया है, इस रिपोर्ट्स में रैंक वन किस कंट्री का है, इस रिपोर्ट्स में इंडिया का क्या रैंक है। तो हम एक एक करके देखेंगे। पहले हम इंडिया का रैंक देखेंगे, फिर रैंक वन किसने किया है, और फिर ये इस रिपोर्ट को किसने पब्लिश किया है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। पहला है हुरुन ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स। इसमें सबसे टॉप टॉप प्लेस पे अमेरिका है, इंडिया का रैंक 3 है। तो ये होता क्या है हुरुन ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स। इसमें ये देखते हैं कि यूनिकॉर्न, जो वैसे स्टार्टअप जो यूनिकॉर्न बन गए हैं। यूनिकॉर्न मतलब कि जो स्टार्टअप्स के अगर जो जो स्टार्टअप इतने ग्रो कर गए हैं कि अब उनकी नेटवर्थ 1 बिलियन डॉलर, यूएस डॉलर, 1 बिलियन यूएस डॉलर से ज़्यादा है, तो वो होते हैं यूनिकॉर्न स्टार्टअप्स। तो इंडिया में इंडिया जो है वो तीसरे नंबर पे, यानी कि सबसे ज़्यादा स्टार्टअप्स कहाँ आ रहे हैं, अमेरिका के अंदर आ रहे हैं। फिर कहाँ आ रहे होंगे, ऑब्वियसली चाइना में हो रहा होगा, और फिर अभी इंडिया का इसमें रैंक 3 है। ओके, फिर आते हैं एशिया पावर इंडेक्स। एशिया पावर इंडेक्स मतलब इसमें भी अमेरिका टॉप पे है, इंडिया थर्ड पे है। तो ये अमेरिका तो एशिया के अंदर है नहीं, फिर एशिया पावर में अमेरिका टॉप कैसे करेगा। तो इसमें एशिया पावर इंडेक्स के अंदर में हम ये देखते हैं कि जो एशिया के अंदर में सबसे पावरफुल किस कंट्री का, सबसे ज़्यादा इन्फ्लुएंस किस कंट्री का है। तो एशिया के अंदर सबसे ज़्यादा इन्फ्लुएंस जो है आज के डेट में भी अमेरिका का सबसे ज़्यादा इन्फ्लुएंस है। तो इसलिए एशिया में सबसे ज़्यादा पावरफुल कौन है, अमेरिका है। और देन फिर कौन होगा, फिर चाइना होगा, फिर इंडिया है। ठीक है, तो इंडिया तीसरे नंबर पे। तो एशिया एशिया पावर इंडेक्स, तो एशिया के अंदर पावरफुल सबसे कौन है, अमेरिका है। आज भी अमेरिका का इन्फ्लुएंस एशिया के अंदर सबसे ज़्यादा है। फिर कौन हो जाएगा, चाइना हो जाएगा, देन इंडिया है। ठीक है, तो ग्लोबल यूनिकॉर्न स्टार्टअप, स्टार्टअप के मामले में भी अमेरिका, चाइना, देन इंडिया। और स्टार्टअप, वैसे स्टार्टअप जो यूनिकॉर्न लेवल पे पहुंच गए हैं, तो उस मामले में तीसरे नंबर पे एशिया के अंदर पावर में। तो एशिया के अंदर पावरफुल नेशन में एशिया के अंदर किसका सबसे ज़्यादा पावरफुल इन्फ्लुएंस है, अमेरिका का, देन चाइना का, देन इंडिया का। ठीक है, अब ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स, ग्लोबल लेवल पे देखा जाए, पूरे वर्ल्ड लेवल पे देखा जाए कि सबसे पावरफुल कंट्री कौन है। तो उसमें इंडिया का नंबर है चौथे नंबर पे। क्यों, क्योंकि सबसे ज़्यादा पावरफुल कंट्री कौन है, यूएसए है, देन कौन है, रशिया है, देन कौन है, चाइना है, देन कौन है, इंडिया है, देन कौन है, साउथ कोरिया है। ठीक है, तो सबसे पावरफुल मतलब जिसके पास मिलिट्री माइट है, मतलब मिलिट्री स्ट्रेंथ सबसे ज़्यादा है। तो सबसे अच्छा ज़्यादा मिलिट्री स्ट्रेंथ यूएसए का है, देन रशिया का है, देन चाइना का है वर्ल्ड लेवल पे, देन इंडिया का है। ठीक है, तो इंडिया इंडिया जो है ग्लोबल फायर पावर में सबसे ज़्यादा, ग्लोबल ग्लोबल लेवल पे फायर पावर देखा जाए, फायर पावर मतलब कि मिलिट्री स्ट्रेंथ, फायर पावर देखा जाए तो कितना नंबर पे है, चौथे नंबर पे है। एशिया मैन्युफैक्चरिंग इंडेक्स, एशिया मैन्युफैक्चरिंग इंडेक्स मतलब कि एशिया के अंदर जो मैन्युफैक्चरिंग हब में सबसे ज़्यादा टॉप पे कौन है। तो इंडिया पीछे है, बट 6 प्लेस पे है। ठीक है, सबसे ज़्यादा टॉप पे चाइना ही है, ऑब्वियसली मैन्युफैक्चरिंग में सबसे ज़्यादा वर्ल्ड लेवल पे भी चाइना ही है वैसे। तो एशिया मैन्युफैक्चरिंग इंडेक्स, तो एशिया मैन्युफैक्चरिंग इंडेक्स में इंडिया क्या कर रहा है, छक्के लगा रहा है ना, 6, रैंक क्या है इसका, 6 है। तो इसको कैसे याद करोगे, इसे इंडिया क्या कर रहा है, छक्के लगा रहा है, छक्के लगा रहा है किस में, मैन्युफैक्चरिंग में। अच्छा है, मैन्युफैक्चरिंग बढ़ा है एक्चुअली में, इंडिया पहले बहुत पीछे था, बट अब मैन्युफैक्चरिंग में बढ़ते जा रहा है। तो मतलब क्या कर रहा है, छक्के पे छक्के लगा रहा है इंडिया। ठीक है, मैन्युफैक्चरिंग में एशिया एशिया के अंदर मैन्युफैक्चरिंग में क्या कर रहा है, इंडिया छक्के लगा रहा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स, क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स, ये क्या होता है, क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स। इंडिया, इसमें इंडिया का 6 रैंक है। तो ये क्या होता है, ये होता है क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स, मतलब कि अगर क्लाइमेट के में अंदर चेंजेज आते हैं तो किस कंट्री पे कितना रिस्क आएगा। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा रिस्क आएगा डोमानिका पे। डोमानिका कंट्री एक आइलैंड कंट्री है। तो ये अगर क्लाइमेट का रिस्क बढ़ा, यानी कि ग्लोबल वार्मिंग हुआ, बर्फ पिघले, ग्लेशियर पिघले, तो क्या होगा, ये तो डूब ही जाएगा, ख़त्म ही हो जाएगा। तो वैसे ही देखा जाए कि मतलब कि क्लाइमेट जो चेंज आएगा तो उसका सबसे ज़्यादा रिस्क किस पे होगा, तो डोमिनिका पे आएगा, और इंडिया पे क्या आएगा, 6 नंबर पे आएगा। ठीक है, तो इंडिया भी क्लाइमेट चेंज में बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट होने वाला है, 6। यानी इसको कैसे याद करेंगे, तो क्लाइमेट चेंज क्या कर रहा है, इंडिया के छक्के छुड़ा रहा है कि देखो बाबू, क्लाइमेट चेंज अगर तू नहीं करेगा, क्लाइमेट को ध्यान से नहीं रखेगा, तो क्या होगा, जब मैं तेरे छक्के छुड़ा दूंगा। ठीक है, और ये कैसे इम्पैक्ट करेगा इंडिया पे, अगर क्लाइमेट चेंजेज आता है तो आप देखो कि हम जानते हैं कि इंडिया में क्या आती है, साउथ वेस्ट मानसून आता है। ठीक है, तो साउथ वेस्ट मानसून क्या हो जाएगा,
साउथ वेस्ट मानसून सही से आएगा ही नहीं, कभी ज़्यादा आ जाएगा, कभी कम आ जाएगा, कभी टाइम पे आएगा ही नहीं। तो इंडिया आज भी एग्रीकल्चर बेस्ड जो कंट्री है, और उसमें एग्रीकल्चर में भी सबसे ज़्यादा रेनफॉल पे डिपेंडेंट है। तो क्या होगा, रेनफॉल पैटर्न चेंज हो जाएगा तो यहाँ पे सूखा आने का चांसेस हो जाएगा, भूखमरी आ सकता है। तो क्लाइमेट रिस्क, तो क्लाइमेट रिस्क आएगा तो क्या करेगा क्लाइमेट, क्या करेगा, इंडिया को छक्के छुड़ा देगा भाई। ठीक है, ओके, आगे बढ़ते हैं। ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स। तो ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स क्या होता है, तो ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स ये इंडेक्स शो करता है कि कौन सी कंट्री टेररिज्म के कारण कितना ज़्यादा प्रभावित है। ये नहीं कि कहाँ पे टेररिस्ट सबसे ज़्यादा है। तो वैसे तो मतलब इंडिया 13th रैंक है, तो इंडिया का 13 मतलब इंडिया में वर्ल्ड लेवल पे 13वें स्थान पे है जहाँ पे टेररिस्ट ज़्यादा है, नहीं, ऐसे नहीं। ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स शो करता है कि कौन सी कंट्री जो है वो सबसे ज़्यादा टेररिज्म से इम्पैक्ट है। तो इंडिया इसमें कितने नंबर पे है, 13वें नंबर पे है। और सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट किस पे है, पाकिस्तान पे। अब पाकिस्तान पे सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट कैसे आएगा टेररिज्म का, क्योंकि आप जो है जो सांप को पालोगे तो सांप आपको डसेगा भी। तो पाकिस्तान ने इतने ज़्यादा टेररिज्म को सपोर्ट किया है कि वो टेररिज्म आज पाकिस्तान के लिए भी बहुत बड़ा सरदर्दी बन गया है। तो पूरे वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा टेररिज्म से कौन इम्पैक्टेड है, पाकिस्तान है। और इंडिया कितने नंबर पे है, 13th नंबर पे। तो इसको कैसे याद करेंगे, क्योंकि आज जो गवर्नमेंट की जो पॉलिसी है कि हाँ, नो, जीरो जीरो टॉलरेंस टुवर्ड्स टेररिज्म, मतलब क्या है कि अगर यहाँ पे मतलब टेररिस्ट ऐसे सोचता है कि भाई अभी इंडिया के अंदर जाएंगे तो समझ लो कि अब 13वीं हो जाएगी हमारी, मतलब अब जिंदा बचने का चांसेस नहीं है। हम जाएंगे भले ही टेररिज्म एक्टिविटी कर देंगे लेकिन जिंदा बच के नहीं आ पाएंगे। तो ये माइंडसेट से है उनका, मतलब डर, उनके अंदर डर खौफ है अभी इस बात की। तो ये 13 को ऐसा करेंगे, भैया टेररिज्म फैलाने इंडिया में जाओगे तो तुम्हारी 13वीं वही हो जाएगी, तुम वापस लौट के नहीं आओगे। ठीक है, तो 13वीं हो जाएगी टेररिज्म टेररिस्ट की। ठीक है, जो, तो इसको ऐसे याद करेंगे, टेररिस्ट की 13वीं हो जाएगी। आगे बढ़ते हैं। वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट, इन्वेस्टमेंट, तो इन्वेस्टमेंट तो सबसे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट कहाँ ही आएगा भाई, अमेरिका के अंदर ही आएगा। वो पूरे वर्ल्ड से सारे मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट कहाँ जाते हैं, अमेरिका के जाते हैं। अमेरिका की इकोनॉमी सबसे ज़्यादा है, बड़ी है। तो वहाँ पे इन्वेस्टमेंट करेंगे तो जो इन्वेस्टर होगा उसको ज़्यादा रिटर्न्स आएगा, ज़्यादा पैसे कमाएंगे। तो सबसे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट कहाँ जाता है, अमेरिका को जाता है। और इंडिया की क्या रैंक है, इंडिया की रैंक है 15। ओके, इंडिया की रैंक है 15। अब इसको कैसे ध्यान में रखेंगे, तो ऐसा कुछ तो ट्रिक्स नहीं है, बट अच्छा ध्यान में रखेंगे कि ठीक है, महीने के अंदर 30 दिन होते हैं। तो 30 दिन में आप 15 दिन इन्वेस्ट करो, 15 दिन चिल करो, 15 दिन इन्वेस्ट करो, 15 दिन चिल करो। तो इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट, तो कैसे याद करेंगे, इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट, 15 दिन इन्वेस्ट, 15 दिन चिल, 15 दिन इन्वेस्ट, 15 दिन चिल। ठीक है, रिलैक्स। तो इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट में इंडिया का रैंक 15। ठीक है, अब रिस्पॉन्सिबल नेशन इंडेक्स में इंडिया का रैंक है 16। इसको कैसे याद करेंगे, तो क्या हमारा कोई, अब आपको क्या लगता है कि जो हमारे रिस्पॉन्सिबल नेशन क्या होता है, जहाँ पे जो गवर्नमेंट है वो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है। ठीक है, वो सरकारी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है, सब चीज़ें करता है। लेकिन यहाँ पे क्या है, सरकारी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रही, नहीं ले रही, नीट पेपर लीक हो गया लेकिन आज भी सरकार जो है रिस्पॉन्सिबिलिटी लेकर के एजुकेशन मिनिस्टर को हटाई नहीं है अब तक। तो रिस्पॉन्सिबल नेशन इंडिया बहुत बहुत पीछे है। ठीक है, तो इसको कैसे देखेंगे, तो इसको कैसे याद करेंगे, 16। तो जो हमारे रिस्पॉन्सिबल नेशन बनाने की जिनके ऊपर जिम्मेदारी है, नेताओं की ऊपर जिम्मेदारी है, वो क्या करते हैं, लोकसभा में जाकर के, राज्यसभा में जाकर क्या करते हैं, सो जाते हैं। तो पी करके सो जा, हाँ, दारू पियो सो जाओ। तो 16 पी, 16 सो जा, 16 सो जा। ठीक है, 16 सो जा, पी के सो जा। ठीक है, पी के सो जा, 16 16 सो जा। ठीक है, तो पी के सो जा। तो रिस्पॉन्सिबल नेशन क्या हो गया, पी में इंडिया का रैंक क्या है, 16, पी के सो जाए। ठीक है, सब पी पी के सोया हुआ है, कोई किसी को काम से करने से कोई मतलब नहीं है। अब देखो ग्लोबल स्टार्टअप इकोसिस्टम, स्टार्टअप इकोसिस्टम मतलब कौन सी कंट्री का इकोसिस्टम इतना अच्छा है कि वो स्टार्टअप को सपोर्ट करता है, यानी कोई स्टार्टअप खोलना चाहता है तो उसका इकोसिस्टम बहुत ही अच्छा है, मतलब उसका जो व्यवस्था है वहाँ पे बहुत अच्छा है, वो स्टार्टअप को प्रमोट करता है। तो इंडिया में रैंक क्या है, 22। इसलिए तो देखो 22 होने के बावजूद भी इंडिया में जो स्टार्टअप्स के यूनिकॉर्न जो है वो तीसरे नंबर पे। फिर भी अगर अगर स्टार्टअप इकोसिस्टम और अच्छा कर दिया जाए तो इंडिया और अच्छी अच्छी रैंक पे जा सकता है। तो यहाँ पे स्टार्टअप का इकोसिस्टम उतना अच्छा नहीं है, तो जो नए नए स्टार्टअप्स हैं उनको बहुत दिक्कत हो रही है। ठीक है, तो इसको कैसे याद करेंगे, तो इंडिया का रैंक क्या है, 22 है, तो कैसे याद करेंगे। तो मतलब कोई भी स्टार्टअप स्टार्ट होता है तो उस पर गवर्नमेंट की थोड़ी बहुत वहाँ पे उसकी सपोर्ट मिलनी चाहिए, तभी वो स्टार्टअप जो है वो
कोई भी जो एंटरप्रेन्योर है, कोई भी बिजनेसमैन है, वो स्टार्टअप्स में आगे बढ़ना चाहेगा। लेकिन गवर्नमेंट क्या कर रही है, स्टार्टअप्स बढ़ाने के लिए कुछ पैसे नहीं दे रही है, तो इसको ऐसे ट्रिक से याद करेंगे कि 2-2 रुपये। अब 2-2 रुपये पकड़ा दोगे और कहोगे तुम तो स्टार्टअप्स कर लो, स्टार्टअप्स बना लो अपना, तो वैसे थोड़ी ना होने वाला है। ठीक है, स्टार्टअप के लिए बहुत अच्छा स्टार्टअप इकोसिस्टम तैयार करना पड़ता है। तो ट्रिक्स है, डोंट रिलेट एनीथिंग, ओके, डोंट गेट ऑफेंडेड। 2-2 रुपये की कोई दे देगा, कहेगा कि स्टार्टअप कर लो, तो वो होने वाला नहीं है। तो ग्लोबल स्टार्टअप इकोसिस्टम इंडिया का रैंक 22। 2-2 रुपये दे दो, स्टार्टअप कर दो, नहीं पॉसिबल है। 2-2 रुपये से स्टार्टअप नहीं होता है। ग्लोबल स्टार्टअप इकोसिस्टम इंडिया का रैंक क्या है, 22 है। अब आगे बढ़ते हैं, तो ग्लोबल सॉरी, क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स। क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स, देखिए यहाँ पे देखा था क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स है, और ये है क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स। और दोनों को जर्मन वॉच पब्लिश करता है, ये रिपोर्ट, दोनों का रिपोर्ट कहाँ गया, दोनों का रिपोर्ट जर्मन वॉच ही पब्लिश करता है। ठीक है, जो जर्मन वॉच डॉग है, ये पब्लिश करता है, ये देखता है कि हाँ कौन सा कंट्री क्लाइमेट के लिए कितना सेंसिटिव है। तो इसमें तो क्लाइमेट रिस्क, इस कंट्री पे कितना रिस्क है क्लाइमेट का। और ये है क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स, मतलब कौन सा कंट्री क्लाइमेट चेंज के लिए काम कितना कर रहा है। तो सबसे अच्छा काम कौन कर रहा है, मतलब कोई नहीं कर रहा है। तो पहला 3 स्टेज जो है इसका जो बेंचमार्क है, तो पहले 3 पोजीशन पे कोई भी कंट्री नहीं है, चौथे नंबर पे डेनमार्क आता है। ठीक है, तो इंडिया का रैंक क्या है, 23 है। इंडिया का रैंक क्या है, 23। तो आप देख ही सकते हो क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेशन है, क्लाइमेट चेंज के लिए इंडिया क्या कर रहा है, कुछ भी नहीं कर रहा, मतलब बहुत ही कम कर रहा है। आप आज देख लो दिल्ली का टेम्परेचर कितना है, मतलब पूरे वर्ल्ड में सबसे हॉटेस्ट सिटीज़ में मैक्सिमम सिटीज़ इंडिया के अंदर आता है। अब आप निकोबार में ऐसे पेड़ को काटे जा रहे हो, अरावली को काटने की बात कर रहे हो, तो ये क्लाइमेट चेंज के लिए क्या कर रहे हो, बहुत कम काम कर रहे हो। और दिखाने के लिए क्या कर देते हो, कहीं कहीं पे गए किसी इवेंट में, एक पेड़ लगा दिया, पानी पटाते हुए फोटो खिंचवा लिए। फिर दूसरी जगह गए, पेड़ लगा दिया, पानी पटाते हुए फोटो खिंचवा लिए, बस। तो सिर्फ 2-3 साल में 2-3 पेड़ लगा देने से कुछ नहीं होता है, बहुत सारा काम करना पड़ता है। ठीक है, तो 2-3 इसको ऐसे, ये ट्रिक्स है। 23 है, क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स में 23 है, तो ये साल में 2-3 पेड़ लगा देने से कुछ नहीं होता है। तो इसको ऐसे याद करेंगे, 23, 2-3 पेड़ लगा दिया, कुछ नहीं होता है। साल में 2-3 पेड़ लगाने से ही कुछ क्लाइमेट चेंज में आप सोचोगे कि हम बहुत बड़ा तीर मार दिए हैं, तो ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। तो 2-3 पेड़ लगा करके आप खुश मत हो जाओ, ठीक है, क्लाइमेट चेंज के लिए बहुत अच्छा से काम करो। सस्टेनेबल ट्रेड, सस्टेनेबल ट्रेड इंडेक्स, इसमें भी 23 है रैंक इंडिया के। तो इसको कैसे याद करेंगे, सस्टेनेबल ट्रेड मतलब कंपनी कौन सी कंट्री किस कंट्री के साथ कितना अच्छा सस्टेनेबल ट्रेड कर रहा है। मतलब कि अगर हम ट्रेड कर रहे हैं तो हमारा ट्रेड का सस्टेनेबल है। अगर जैसे कि चाइना के साथ करता है इंडिया ट्रेड, तो क्या हो रहा है, बहुत ज़्यादा ट्रेड डेफिसिट में जाता है, बहुत ज़्यादा ट्रेड घाटा हो रहा है। लेकिन हमें क्या, ऐसा क्या करना, हमें ऐसे ट्रेड को करने हैं जिसमें सस्टेनेबल ट्रेड हो, ताकि हम लंबे समय तक उसे सस्टेन कर सके उस ट्रेड को। ठीक है, ताकि वरना क्या होगा, किसी एक कोई कंट्री डेप्थ में चला जाएगा, उसका फॉरेन रिजर्व पूरा खत्म हो जाएगा, फॉरेन जो रिजर्व है वो रख रखा है वो सारा खत्म हो जाएगा ट्रेड करने में। तो ऐसा होना चाहिए कि व्यापार लेन देन बराबर का होना चाहिए, तभी सस्टेनेबल डेवलप, सस्टेनेबल ट्रेड जो है लंबे समय तक सस्टेनेबल हो सकता है। तो इंडिया का रैंक क्या है, 23 है। तो इंडिया जो है बेसिकली जो है, मतलब इसको कैसे याद कर सकते हैं कि जो सस्टेनेबल ट्रेड है, जो वो दो तीन कंट्री के साथ ही है, जो बड़े बड़े कंट्री है उनके साथ ही इंडिया का सस्टेनेबल ट्रेड है, बाकी सारे के साथ तो ऐसे ट्रेड घाटा में ही जाता है। और कुछ ही कंट्री हैं जो जिसके साथ क्या है, ट्रेड सरप्लस में भी जाता है, जैसे अमेरिका है जो ट्रेड सरप्लस में जाता है इंडिया का। ठीक है, इंडिया वहाँ से फॉरेन जो एक्सचेंज, फॉरेन रुपी जो है वो, मतलब फॉरेन मनी जो है वो वहाँ से कमाता है। बाकी बहुत सारे कंट्री जहाँ से वो घाटा में जाता है। ठीक है, ट्रेड डेफिसिट में जाता है, रशिया से भी बहुत ट्रेड डेफिसिट में जाता है, चाइना से भी बहुत ट्रेड डेफिसिट में जाता है, और दुबई वगैरह से तो ट्रेड डेफिसिट में, दुबई तो फिर भी ठीक है, कतर भी तो ट्रेड डेफिसिट में चलता है, इतना ज़्यादा ऑयल इंपोर्ट कराते हैं ना वहाँ से, बहुत ज़्यादा ट्रेड डेफिसिट में चलता रहता है। ठीक है, तो ये इंडिया का रैंक क्या है, 23। तो इसको कैसे याद करेंगे, 2-3 कंट्री के साथ सस्टेनेबल ट्रेड कर लेने से इंडिया का फॉरेन जो रिजर्व है वो घटने वाला नहीं। आज आज जो चाइना का जो फॉरेन फॉरेन जो एक्सचेंज रिजर्व है, वो बहुत बड़ा, फॉरेक्स रिजर्व जो है चाइना का बहुत बड़ा है। इंडिया का बहुत ही, मतलब ठीक है इंडिया का बढ़ रहा है, बट जो कंट्री का साइज है उसके हिसाब से नहीं है, सही सही नहीं, और होना चाहिए, तभी हमारा जो है वो रुपी का वैल्यू जो है काफ़ी स्ट्रांग होगा। तो सस्टेनेबल ट्रेड इसको कैसे याद करेंगे, 2-3 कंट्री के साथ सस्टेनेबल ट्रेड कर लेने से नहीं होगा। हमें अगर फॉरेन हमारा फॉरेक्स रिजर्व बढ़ाना है तो हमें अच्छे से बहुत सारे कंट्री के साथ सस्टेनेबल ट्रेड करना पड़ेगा। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए यहाँ पे फ्यूचर स्किल इंडेक्स, फ्यूचर स्किल इंडेक्स क्या होता है, फ्यूचर स्किल
तो फ्यूचर स्किल में सबसे ज़्यादा कौन सा, यूएसए, इंडिया का रैंक 25। तो फ्यूचर स्किल, तो क्या इंडिया का जो पॉपुलेशन है वो वर्ल्ड फ्यूचर स्किल के मतलब जो इंडिया जो ओवरऑल कंट्री है वो फ्यूचर स्किल के लिए काम कर रही है? उतना नहीं, क्योंकि देखो एआई के स्टार्टअप्स कितने ज़्यादा हो रहे हैं स्पेस सेक्टर के अंदर। कंपनियां स्पेस एक्स है, और देख लो मतलब कि वहाँ पे अमेजोन की कंट्री है, कंपनी है होराइजन, जो वो स्पेस में से लेकर के जा रहे हैं, स्पेस टूरिज्म करा रहे हैं। ठीक है। और इंडिया में देखो फ्यूचर स्किल्स उतने हैं नहीं है, बहुत कम है। मतलब वैसे स्किल्स जो फ्यूचर में फ्यूचरिस्टिक स्किल है, जो फ्यूचर में वो काम आए, वैसे स्किल्स बहुत ही इंडिया के अंदर बहुत ही कम है। यूएसए में सबसे ज़्यादा है। वहाँ पे एआई में बहुत अच्छा काम हो रहा है, वहाँ पे स्पेस में बहुत अच्छा, चिप में बहुत अच्छा काम, कंप्यूटर में बहुत अच्छा काम कर रहा है। ठीक है। तो इंडिया तो फ्यूचर स्किल के लिए इंडिया की जनता कितनी परसेंट रेडी है? मात्र 25% जनता जो है इंडिया में फ्यूचर स्किल के लिए रेडी है। फ्यूचर देखो आज के डेट में भी क्या है, इंडिया में इतने ज़्यादा मोबाइल तो फिर भी यूज कर रहे हैं, क्योंकि क्या इंटरनेट पेनिट्रेशन उतने ज़्यादा है नहीं है, इंटरनेट पेनिट्रेशन आज भी बहुत कम है। और जो जो है भी तो वो सारे रील्स वील्स ये वजह से ये वो कर रहे हैं, लेकिन जो इनोवेटिव इनोवेटिव काम है जैसे कि एआई में हो गया या फिर कुछ ब्लॉकचेन में हो गया, तो वैसे जनता उतनी ज़्यादा एजुकेटेड नहीं है। ठीक है। तो फ्यूचर स्किल में क्या है, मान के चलो 25% पॉपुलेशन ही है जो है वो फ्यूचर स्किल के लिए रेडी। ठीक है। यूएसए में सबसे ज़्यादा। ओके। ऐसे ट्रिक्स है। फ्यूचर स्किल 25% पॉपुलेशन ही जो है वो फ्यूचर स्किल के लिए रेडी है, इसको ऐसे याद कर लेना। हाँ, ये देखना है कि ये ग्लोबल कमिटमेंट टू डेवलपमेंट इंडेक्स, ग्लोबल कमिटमेंट टू डेवलपमेंट, तो वैसे कंट्री जिसका कमिटमेंट है डेवलपमेंट की तरफ तो विकास करना है उसको, तो इंडिया देखो 36 रैंक पे, क्या विकास करेगा? देखो, तो इसको कैसे याद करेंगे, इंडिया का जो है वो 36 36 का आंकड़ा है। 36 का आंकड़ा मतलब देखो, एक ये जो है नेताजी इधर मुंह करके बैठे हुए हैं, और डेवलपमेंट जो है इधर मुंह कर, मतलब इन दोनों का कोई वास्ता ही नहीं है। आज देख लो बुराड़ी के अंदर कोई डेवलपमेंट नहीं है, कितने सालों से वहाँ पे रोड नहीं बन पा रहे हैं। और भी बुराड़ी का पूरा कंट्री का वही हाल है, डेवलपमेंट इतना कम है, इतना कम है, रोड बनते हैं रोड टूट जाते हैं, पुल बनता है पुल गिर जाता है। तो वो कमिटमेंट नहीं है, कमिटमेंट टू डेवलपमेंट क्या है, 36 का आंकड़ा है। नेता इधर देख रहा है, नेता इधर देख रहा है, डेवलपमेंट उधर जा रहा है, नेता इधर जा रहा है, 36 का आंकड़ा है। तो ये दो दो ऐसे ऐसे आंकड़े होते हैं, ये 36 का, ये तीन हो गए, ये 36 का आंकड़ा हो गया, और एक 63 का। ठीक है। तो ये 6 हो गया, ये 3 हो गया, 63 में मतलब कि दोनों काफ़ी वो है, तो इंथुजियाज है, मतलब एक दूसरे को सपोर्ट करने के लिए। 36 का आंकड़ा मतलब दुश्मनी का आंकड़ा। ठीक है। कि हाँ मतलब वो उधर चल रहा है, वो उधर चल रहा है। तो डेवलपमेंट के खिलाफ, डेवलपमेंट में देखो कमिटमेंट टुवर्ड डेवलपमेंट, 36 का आंकड़ा है। आगे बढ़ते हैं। ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स, इनोवेशन इंडेक्स में इंडिया के रैंक 38। इनोवेशन, अब इनोवेशन कैसे देखोगे, तो इसका तो मुझे कोई ट्रिक समझ में नहीं आया, बट ऐसे देख सकते हैं कि इनोवेशन में आपको एक चीज़, ये एक टर्म दिख रहा होगा, INNOVA, इनोवा। इनोवा, इनोवा क्या है, इनोवा एक गाड़ी है। ठीक है ना, टोयोटा की गाड़ी आती है इनोवा। ठीक है। वो कैसी गाड़ी है, वो 8 सीटर कार है ना, 8 सीटर कार है। ठीक है। और ये जो इनोवा है वो आज से इंडिया में ऑपरेट नहीं कर रही है, बहुत कुछ सालों से पहले से ऑपरेट कर रही है। तो वो आज इंडिया में जो गाड़ी इनोवा की चल रही है वो उसका थर्ड जनरेशन है। ठीक है। हाई क्रॉस होता है। ठीक है, हाई क्रॉस मॉडल है। तो ये उसकी थर्ड जनरेशन है, इनोवा की थर्ड जनरेशन है। तो इनोवेशन में इनोवा से याद कर लेना, इनोवेशन इनोवा जो उसकी जो है वो थर्ड जनरेशन है, और वो 8 सीटर कार है। ठीक है। तो ये 38 हो जाएगा। ठीक है। इसको वैसे याद कर सकते हैं, इनोवा, इनोवेशन इनोवा, थर्ड जनरेशन, और ये 8 सीटर कार है। ओके। 38 रैंक। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। कंप वर्ल्ड कंपटीशन इंडेक्स, कंपटीशन में देखो, कंपटीशन में वर्ल्ड कम्पिटिटिवनेस इंडेक्स, कम्पिटिटिवनेस इंडेक्स में इंडिया की रैंक है 41। अब इसको कैसे याद करेंगे, कम्पिटिटिवनेस में कैसे इंडिया की रैंक क्या है 41, तो इसको कैसे याद करेंगे? तो देखो कंपटीशन, इसको ऐसे याद कर सकते हैं कि इंडिया में कंपटीशन का लेवल, आज के समय में कंपटीशन का लेवल इतना बढ़ गया है, इतना बढ़ गया है कि पूछो मत। ठीक है। कंपटीशन बहुत ही क्या हो गया है, टफ हो गया है। कंपटीशन इतना टफ हो गया है कि ये चौथी चौथी फोर्थ अटेम्प्ट होगी सिविल सर्विसेज का, सिविल सर्विसेज में ये चौथी अटेम्प्ट होगी, बट एक एक पीटी भी नहीं निकला। फोर्थ, सॉरी,
फोर्थ अटेम्प्ट बट एक पीटी भी नहीं निकला है। चौथी अटेम्प्ट है बट एक एग्ज़ाम भी नहीं निकला है। ठीक है, इसको ऐसे याद कर सकते हैं। ठीक है, ये सिविल से कंपटीशन इतना टफ है, कंपटीशन इतना टफ है कि फोर्थ अटेम्प्ट में एक फोर्थ अटेम्प्ट होने जा रहा है बट एक पीटी भी नहीं निकला है। इसको ऐसे याद कर सकते हैं। एक और ये मैंने डाला है यहाँ पे, नेटवर्क रेडीनेस इंडेक्स, नेटवर्क रेडीनेस इंडेक्स है। ठीक है, तो नेटवर्क रेडीनेस इंडेक्स में इंडिया का रैंक है 45। ऐसे देख लेना है कि नेटवर्क रेडीनेस में इंडिया का रैंक क्या है, 45। इसको ऐसे कर सकते हो कि नेटवर्क नेटवर्क कंपनी क्या है, जियो है, एयरटेल है, पहले के कितने दिनों के प्लान देती थी, 60 दिनों के प्लान देती थी, 30 दिनों के प्लान देती थी, लेकिन आज अब क्या है, 45 डेज प्लान देते हैं। 45 डेज का प्लान। ठीक, तो ये 45 डेज प्लान ऐसे याद कर सकते हैं। रैंक क्या है इंडिया का, 45 है। नेटवर्क रेडीनेस में इंडिया का रैंक क्या है, 45। ओके, 45 डेज का प्लान दे रहे हैं आजकल। ग्लोबल पेंशन इंडेक्स में ग्लोबल इंडेक्स इंडेक्स में इंडिया का रैंक है 52। अब इसको कैसे याद करेंगे, ध्यान में कैसे रखेंगे 52। तो जो इंडियन आर्मी के अंदर जो ऑफिसर्स होते हैं, उनको जो पेंशन मिलना है वो रिटायर हो जाते हैं, तो रिटायर होंगे तो पेंशन मिलेगा। तो मैक्सिमम तो अलग अलग पोस्ट पे अलग अलग है। ठीक है, तो जो ऑफिसर ग्रेड होते हैं वो, कुछ कुछ ऑफिसर 52 साल में रिटायर हो जाते हैं, कुछ कुछ 62 साल में रिटायर होते हैं। 52 से 62 सालों के बीच में वो रिटायर हो जाते हैं और उनका पेंशन मिलना क्या होता है, स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, तो ऑफिसर्स में तो ग्लोबल पेंशन इंडेक्स में 52। और आर्मी में कब से रिटायर होने चालू हो जाता है, ऑफिसर लेवल ग्रेड पे 52 ईयर्स से पेंशन मिलना स्टार्ट हो जाता है, 52 ईयर्स पे रिटायर कर देता है। ठीक है, हो गया। तो इसको ऐसे याद करना, ग्लोबल पेंशन इंडेक्स 52, 52, 52 से पेंशन मिलना स्टार्ट हो जाता है आर्मी ऑफिसर को। 50 को 52 पे रिटायर होता है, तो 55 पे, तो 62 पे भी रिटायर होता है। ठीक है, वर्ल्ड टैलेंट इंडेक्स। ठीक है, वर्ल्ड टैलेंट इंडेक्स में इंडिया का रैंक क्या है, 63। तो तो इंडिया में क्या है, टैलेंट तो कूट कूट के भरा हुआ है, हर गली हर मोहल्ले में कोई ना कोई, किसी न किसी के अंदर टैलेंट भरा हुआ है, बस अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती है, इसलिए वो ज़्यादा एक्सेल नहीं कर पाता है। तो इसका क्या हो जाएगा, रैंक 63। तो मतलब क्या है, 63। टैलेंट एक दूसरे को, लोग हैं और जैसे टैलेंट है एकदम एक दूसरे की तरफ है, मतलब कि एक दूसरे को सपोर्ट कर रहे हैं, मतलब ठीक, एक दूसरे के एकदम साथ में है। तो वर्ल्ड टैलेंट में तो 63 का रैंक, टैलेंट में 63 है। लेकिन आप देखोगे कि कमिटमेंट हुआ डेवलपमेंट, इसमें नेताओं और डेवलपमेंट पे क्या है, 36 का आंकड़ा है, यहाँ पे 63 का आंकड़ा है। ठीक है, तो टैलेंट तो अच्छा है बाबू, इंडिया के अंदर टैलेंट कूट कूट के भरा हुआ है। अब देखेंगे गुड गवर्नमेंट और ग्लोबल एनर्जी, इन दोनों का रैंक है 71। ठीक है, गुड गवर्नमेंट इंडेक्स एंड ग्लोबल एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स, एनर्जी ट्रांजिशन, जो एनर्जी को ट्रांजिट कर रहे हैं, मतलब पता है ना, ट्रांजिशन लाइन्स होते हैं जहाँ से एनर्जी ट्रांसमिट होता है। तो गुड गवर्नमेंट और एनर्जी ट्रांजिशन में दोनों में इंडिया का रैंक क्या है, 71। ठीक है, अब गुड गवर्नमेंट और ट्रांजिशन इसको एक साथ रिलेट करके याद कर लेते हैं। देखो, गुड गवर्नमेंट कब आएगा, जब, अभी क्या है ना कि नेता लोग जो है वो बूढ़े बूढ़े हो जाते हैं, वो नेता बने हुए रहते हैं। और जो कंट्री जो है, कंट्री की जो पॉपुलेशन है वो एकदम यंग है, यंग माइंड क्या है, यंग है। तो ये यूथ जो है वो यूथ का डायरेक्शन, सोचने का डायरेक्शन अलग है, और गवर्नमेंट का डायरेक्शन अलग से चलता है, क्योंकि वहाँ पे एजेड एजेड लोग हैं। तो फिर ये डेवलपमेंट कैसे आएगा। ठीक है, और उनके एज हो जाते हैं, यूथ में क्या है, एनर्जी भर भर के है। लेकिन जो जो नेता जो है वो अगर एजेड नेता है, वो बूढ़े नेता है, तो उनके एनर्जी का लेवल भी क्या हो जाएगा, डाउन हो जाएगा, और वो वैसे मैच नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो नेता जो है, मैक्सिमम नेता जो कि उनकी एवरेज एज क्या है इंडिया में, 71। ऐसे याद करेंगे, सिर्फ याद करने का ट्रिक है और कुछ नहीं, डोंट रिलेट एनीथिंग। 71, तो नेताओं का एवरेज एक 71 है, इसलिए क्या है, तो गुड गवर्नमेंट पे भी इफेक्ट पड़ रहा है, अच्छे तरीके से गवर्नमेंट चला भी नहीं पा रहे वो। ठीक है, और उनके अंदर एनर्जी भी वैसा नहीं है जो ट्रांसमिट कर सके। ठीक है, तो उनके अंदर वैसे उतने एनर्जेटिक भी वो नहीं है। तो एनर्जी ट्रांजिशन 71, गुड गवर्नमेंट तो कहाँ कहाँ ही करेंगे भाई, मतलब पब्लिक कुछ और, यूथ कुछ और सोच रहा है, आप कुछ और सोच रहे हो, तो गुड गवर्नमेंट आ पाएगा, नहीं आ पाएगा। ठीक है, पब्लिक चाह रही है क्या कि आप जो है, मतलब कि रीनी जो पेपर लीक्स की जो है उन पे वो करो, एक्शंस लो, ये करो वो करो, नेता जो रिस्पॉन्सिबिलिटी लो, नेता जो है जो गलत कर रहे हैं उनको हटाओ, बट वो लोग कर नहीं रहे हैं। वो लोग मतलब जो बूढ़े लोग होते हैं वो थोड़ा सा मतलब अड़ियल भी हो जाते हैं, मतलब कि मतलब वो चेंजेस को उतना ज़्यादा सपोर्ट भी नहीं करते हैं। ठीक है, इसलिए माइंड हमेशा यंग होना चाहिए ताकि एनर्जेटिक हो। तो यहाँ पे क्या है, 71 एवरेज एज नेताओं का क्या हो गया, 71, बूढ़े बूढ़े से भरे हुए, तो गुड गवर्नेंस आ पाएगा, नहीं आ पाएगा, एनर्जी है उनमें नहीं है। ठीक है, बस याद करने का ट्रिक है, आगे बढ़ते हैं।
रूल ऑफ लॉ, रूल ऑफ लॉ में इंडिया का रैंक क्या है? 86। ठीक है। तो रूल ऑफ लॉ क्या कहता है? कानून की चलेगी भाई। ठीक है, आप कितने भी बड़े पावरफुल हो, पैसे वाले हो, तो वो चलेगा नहीं। ठीक है, तो कानून की नज़र में सब बराबर है। ठीक है, बट ऐसा होता नहीं है। बट ठीक है, कानून कहता है कि ऐसे ऐसे, लेकिन आज नहीं कल कानून जो है वो बड़े बड़े को सबक सिखा ही देता है। आज वो भले ही वो पावर में है या फिर पैसा है, तो कल न लेट से वेट करके उन पे एक्शन होगा ही होगा। ठीक है। तो रूल ऑफ लॉ क्या क्या कहता है? 86। तो मतलब जो कानून है वो बड़े बड़े को छक्के छुड़ा रहा है। मतलब देखो, इसको इस याद करने की ट्रिक क्या क्या है कि जो कानून के क्या क्या है, बड़े बड़े को क्या क्या छक्के छुड़ा रखा है ना? कितने भी बड़े बाहुबली हो, कितने बड़े गुंडे हो, आज तुम हो, आज तुम पैसे वाले हो, लेकिन कल कल को क्या होगा? कानून के पचड़े में फंसोगे तो तुम जाओगे ही जाओगे। ठीक है। तो कानून क्या करेगा? तुम्हारे छक्के छुड़ाएगा ही। ठीक है। तो कानून ने किसी किसी को छक्के छुड़ाया है, तो बड़े बड़े अट्ठे, मतलब जो ऐसे बोलते हैं ना, बड़ा बड़ा पट्ठा को तुम छोड़ा नहीं है, तुम किस खेत की मूली हो। ठीक है। तो बड़े बड़े पट्ठे को भी ने छोड़ा नहीं है। तो ठीक है, तो ये बड़े बड़े पट्ठे अट्ठे, ठीक है, पट्ठे अट्ठे, तो बड़े बड़े अट्ठे पट्ठे को छोड़ा नहीं है। तो कानून, उनको भी कानून ने क्या किया है? छक्के छुड़ा दिया है। तो बड़े बड़े अट्ठों अट्ठों का भी छक्के छुड़ाया है किसने? कानून ने। बड़े बड़े अट्ठों का भी क्या किया है? बड़े बड़े पट्ठों का छक्के छुड़ाया है। अट्ठों पट्ठों का क्या किया है? छक्के छुड़ाया है। ठीक है। बड़े बड़े अट्ठों पट्ठों का क्या किया है? कानून ने छक्के छुड़ाया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सस्टेनेबल डेवलपमेंट इंडेक्स है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट इंडेक्स में इंडिया का रैंक है 99। ठीक है। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट इंडेक्स में ऐसा करें कि इंडिया ने बहुत सी कम ही जो है सस्टेनेबल डेवलपमेंट है जिसको अभी तक अचीव कर पाया। 17 एसडीजी होते हैं ना, 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, उसमें से बहुत कुछ, बहुत कम ही को है जो है इंडिया ने वैसे पूरा कर पाया है। तो और बहुत करने पे नज़दीक में है, वो कंप्लीट कर लेगा, लेकिन अभी तक हो नहीं पाया है। तो इसको कैसे याद करेंगे कि क्रिकेट में क्या होता है? 100 रन बनाना होता है, तो 100 कोई बना लेता है, हाँ इसने सेंचुरी लगा दिया है। ठीक है, तो एक माइलस्टोन होता है। लेकिन इंडिया क्या है कि जो एसटीजी गोल्स को पाने में, माइलस्टोन को पाने में, वो क्या हो रहा है? 99 पे आउट हो जा रहा है। मतलब जस्ट पहुंचने वाला होता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, अब कंप्लीट हो जाएगा, अब कंप्लीट हो जाएगा, अब कंप्लीट हो जाएगा, लेकिन कुछ ऐसा इवेंट हो जाता है कि फिर से वो सारा पे सारा बर्बाद हो जाता है। तो वो 100% अचीव नहीं कर पाता है, 99 पे ही क्या हो जाता है? आउट हो जाता है। तो यानी कि अभी भी बहुत सारे सस्टेनेबल गोल्स ऐसे हैं जो अचीव नहीं कर पाया है। तो इसको ऐसे याद करना है, अचीव क्यों नहीं कर पाया? क्योंकि 99 पे जाते 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 आउट हो जाता है। ठीक है। भुखमरी को खत्म कर रहा है, खत्म कर रहा है, खत्म कर रहा है, पता चला कि अचानक से क्या होगा? मानसून बहुत कम आ गया, बारिश कम हो गई, फिर से भुखमरी आ गया। ठीक है। तो ऐसे पेड़ लगा रहा है, पेड़ लगा रहा है, पेड़ लगा रहा है, फिर पता नहीं क्या फ्लड आ गया, कुछ हो गया वहाँ पे ऐसे। तो बस ऐसे कोई ऐसा प्रोजेक्ट आ गया, तो कुछ ऐसे, तो बस ऐसे ही याद करना कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स क्या है? 99 पे आउट हो जा रहा है, इसलिए अचीव नहीं कर पा रहा है। ठीक है। ये सब ट्रिक्स है, बस ऐसे ध्यान में रखना है। देखिए यहाँ पे क्या है, ग्लोबल हंगर इंडेक्स। ग्लोबल हंगर इंडेक्स में इंडिया का रैंक है 102। 127 में 102 है, मतलब ये बहुत ही गंदे रैंक है इंडिया के। ठीक है। तो 102 क्या गंदा रैंक है, अच्छा रैंक? आई डोंट नो, देखते हैं, पता नहीं मुझे। बस इंडिया का रैंक क्या है, मतलब ग्लोबल हंगर इंडेक्स में इंडिया का रैंक क्या है? 102। इसको कैसे याद करेंगे? तो इसको ऐसे याद कर सकते हैं कि यदि किसी को भूख लगा हुआ था तो क्या करता है? अरे यार एक रोटी तो दे दो, कहता है ना कि हाँ बहुत दिन से कुछ नहीं खाया है, एक रोटी, कम से कम एक रोटी दे दो कोई। ठीक है। तो एक तो दो, जैसे 102 है ना, तो एक तो दो, एक रोटी तो दो, एक तो दो, 102, एक तो दो। ठीक है। इसको ऐसे याद कर लेंगे, ग्लोबल हंगर इंडेक्स। भूख लगा हुआ है, एक तो दो यार। ठीक है। 102, एक तो दो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ग्लोबल पीस इंडेक्स, हाँ ये पीस इंडेक्स और हैप्पीनेस इंडेक्स साथ में लेकर देखते हैं। ठीक है। तो ग्लोबल पीस इंडेक्स में इंडिया का रैंक क्या है? पीस इंडेक्स में इंडिया का रैंक है 115, और 116 किसमें? हैप्पीनेस में। ठीक है। इसको कैसे याद करेंगे? कोई, तो जैसे हम देखते हैं कि कोई कभी कोई गुजर जाता है तो हम क्या बोलते हैं? ओम शांति, ओम शांति बोलते हैं। तो शांति मतलब क्या हुआ? पीस। ठीक है। ओम शांति बोलते हैं ना। तो कोई गुजर गया तो ओम शांति। तो जो जब कोई गुजर जाता है तो क्या कराते हैं? हम वहाँ पे पाठ कराते हैं। ठीक है। तो पाठ कराते हैं तो कोई अगर जो ज़्यादा पैसे वाला है तो वो ज़्यादा महंगा गुरु जी को बुलाता है। तो फलाना गुरु श्री 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 108, फलाना 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 गुरु यहाँ पे आए हैं, ये ऐसे किए हैं। ठीक है। तो वो वही हो गया श्री श्री 108, सातों दिन हमको क्या कराना है? पाठ कराना है। अगर हम एक सप्ताह घर पे पाठ करा लेते हैं, पूजा पाठ करा लेते हैं, तो वो
उनकी आत्माओं को क्या मिलेगी, शांति मिलेगी, ऐसा सोचते हैं। ठीक है, तो श्री श्री 108, ठीक है, तो उनकी आत्माओं को शांति के लिए हम क्या करते हैं, श्री श्री 108 को बुलाते हैं और उनसे पाठ कराते हैं, 7 दिन तक पाठ कराते हैं। तो वो क्या होता है, ये उनको आत्मा को शांति मिलती है, पीस, शांति। ठीक है, मरने के बाद क्या मिलना है, उनकी आत्मा को क्या मिल जाए, पीस मिल जाए, शांति मिल जाए। तो श्री श्री 108 को बुलाइए और 7 दिन आप उनसे पाठ करवाइए, तो शांति मिल जाएगा। तो 108 + 7 क्या बनता है, 115। ठीक है, तो शांति 115। ओके, ऐसे अच्छा ट्रिक नहीं है, बट ठीक है, ध्यान रखने की बात है। शांति, शांति कब मिलेगा, मरने के बाद शांति मिल जाओ। श्री श्री 108 को बुलाओ, 7 दिन क्या करो, पाठ कराओ, 115, 108 + 7 115। ठीक है, अगर अब अब जिस परिवार ने ये बुला करके शांति का पाठ करा दिया, अब उसके परिवार में क्या होगा, और या फिर जिस परिवार में शांति होगी उस परिवार में क्या होगा, ऑटोमेटिक क्या होगा, हैप्पीनेस आएगा। ठीक है, ऑटोमेटिक क्या आएगा, उस परिवार में हैप्पीनेस आएगा। तो वो 116 नेक्स्ट वाला, ये शांति होगी तभी हैप्पीनेस आएगा। अगर किसी परिवार में शांति नहीं है तो उसी परिवार में खुशियाँ भी नहीं आएगी। ठीक है, तो बस 115 116, 115 116। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। वर्ल्ड इकोनॉमिक फ्रीडम इंडेक्स, इंडिया का रैंक है 128। ठीक है, तो जो जो भी इकोनॉमी से रिलेटेड दो इंडेक्स हैं, इंडेक्स ऑफ इकोनॉमिक फ्रीडम इसमें भी 128 है, और इकोनॉमिक फ्रीडम इंडेक्स इसमें भी 128 है। तब इसको जो इकोनॉमिक से रिलेटेड वाला ये जो इंडेक्स आएगा, रिपोर्ट आएगा, तो उसमें इंडिया का रैंक क्या है, 128। कैसे याद करेंगे, तो इकोनॉमी, पैसा क्या है, इकोनॉमी, इकोनॉमी पैसा, पैसा पैसा, पैसा बोलता है। इकोनॉमी क्या है, पैसा, पैसा इज ए बिग आर्ट, है ना। पैसा कमाना है क्या है, एक बहुत बड़ा आर्ट है, हर किसी के बस की बात नहीं है जो बिलियनर बन जाए, मिलियनर बन जाए, है ना। तो कोई एकदम जैसे तुरंत बिजनेस स्टार्ट करता है, फटाफट फट पैसे कमा करके बहुत ज़्यादा बड़ा बन जाता है, कोई ऐसे सालों से लगा पड़ा है, वो कुछ नहीं कर पाता है। तो इकोनॉमी, पैसे इज पे, इकोनॉमी इज ए बिग आर्ट। ठीक है, बिग आर्ट, बिग बिग क्या होता है, बड़ा, बड़ा आर्ट है। इकोनॉमी इज ए बड़ा आर्ट। ठीक है, तो बड़ा आर्ट। ठीक है, तो बड़ा आर्ट, बड़ा से क्या हो जाएगा 12, और 8 से क्या हो जाएगा 8, 128। तो इकोनॉमी इज ए बिग आर्ट, हमेशा ध्यान में रखना, इकोनॉमी इज ए बिग आर्ट। छोटे लोगों के काम की कोई बस की बात नहीं है ना। काफ़ी धीरज और काफ़ी पेशेंस एंड लगाना पड़ता है, तुरंत घबराना नहीं पड़ता है। ठीक है, तभी जाकर कोई बिजनेस में पैसे कमा पाता है। तो इकोनॉमी इज ए बिग आर्ट, बड़ा आर्ट, बड़ा आर्ट, 12 8। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, भैया ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में देखो, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में इंडिया की कितनी रैंक है, 130। कितना गंदा है ह्यूमन डेवलपमेंट, मतलब ह्यूमन के डेवलपमेंट की वजह देखो, 134 है लास्ट, 134 है लास्ट रैंक साउथ सूडान का। और इंडिया का क्या है, 130। यानी ह्यूमन का तो, ह्यूमन के लाइफ के बारे में यहाँ पे सोचते ही नहीं। हम कीड़े मकोड़े वाली जिंदगियाँ जी रहे हैं, मतलब पूरे वर्ल्ड में अगर हम देखा जाए तो 189 कंट्रीज है, जिसमें से 134 कंट्री का ये रिपोर्ट तैयार किया गया है। 134 कंट्री में भी 130वें स्थान पे है। मतलब ह्यूमन डिग्निटी यहाँ पे कुछ भी नहीं है, मतलब कि ह्यूमन का कोई डेवलपमेंट ही नहीं, कोई सोचता ही नहीं है ह्यूमन डेवलपमेंट के बारे में। ठीक है, तो मतलब क्या हो रखा है भैया, ह्यूमन का तो जीते जी तेरहवीं हो रखा है, मतलब वो जिंदा ही नहीं, वो एक तरह से मरा हुआ इंसान ही है एक तरह से। तो जीते जी क्या हो रहा है, तेरहवीं हो रहा है। ठीक है, तेरहवीं, तो तेरहवीं लगा दो, एक जीरो लगा देना उसमें। ठीक है ना। तो इंडिया में क्या है, ह्यूमन का जीते जी तेरहवीं हो रहा है। ओके, तो ह्यूमन डेवलपमेंट, ह्यूमन का डेवलपमेंट हो रहा है, नहीं हो रहा है भाई, भाई तेरहवीं हो रहा है उसका तो, है उनमें खाने को अच्छे बिना बिना मिलावट वाला खाना नहीं मिल रहा है यहाँ पे, पनीर में मिलावट है, दूध में मिलावट है ना। फिर हवा देखो, इतना प्रदूषित हवा है, सांस लेने में आंखों में इरिटेशन आता है, सांस नहीं लिया जाता है सही से। अस्थमा वाला तो एकदम ही परेशान है, दिल्ली छोड़ के ही चला जाते हैं वो लोग तो। न साफ साफ पानी है, पानी भी इतने गंदे गंदे मिलते आ रहे हैं। तो क्या ह्यूमन का डेवलपमेंट हो रहा है, नहीं हो रहा है, तेरहवीं हो रहा है उसका तो, डेवलपमेंट की जगह पर तेरहवीं हो रहा है। आगे बढ़ते हैं। ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स, तो जेंडर गैप इंडेक्स, जेंडर गैप मतलब क्या, मेल फीमेल में कितना ही ज़्यादा गैप है। तो इंडिया में, इंडिया की रैंक क्या है, देखो 120, नहीं नहीं, सॉरी सॉरी, अच्छा ये 134, तो ये लास्ट ईयर का रैंक था, सॉरी सॉरी। बट फिर भी देखो इंडिया के में बहुत बुरा हाल है ह्यूमन डेवलपमेंट का। ठीक है, लास्ट ईयर 129 था, अब तो और भी गिरे गए हैं तो जेंडर गैप में। तो 2024 का रिपोर्ट में इंडिया में जेंडर गैप 129 था, लेकिन अभी जेंडर गैप 131। जेंडर गैप में सबसे लास्ट पाकिस्तान है, ये ध्यान में रखना। देखो इंडिया और पाकिस्तान पास पड़ोसी ही हैं। मतलब 148 कंट्री का रिपोर्ट था, उसमें इंडिया 131 पे है, और 148वें स्थान पे कौन है, हमारा पड़ोसी पाकिस्तान। ठीक है,
तो दोनों की हालत बहुत खस्ती है। मतलब इंडिया इतने डेवलपमेंट करने के बावजूद भी लड़के लड़कियों में इतनी फ़र्क किया जाता है। जेंडर में बहुत गैप है। मेल और जो अर्निंग कर रहा है, फीमेल अर्निंग कर रहा है, उसमें बहुत गैप है। ठीक है, तो वो 131 इसको कैसे याद करेंगे? 1313131313131313 कैसे याद करेंगे भैया? 1313 तो इसको 131 है, ठीक है, 13 तो इसको याद करेंगे कि एक एक लड़के को जितने मतलब अपॉर्चुनिटीज मिलते हैं, ठीक है, वो अकेला लड़का 3 लड़कियों के बराबर अपॉर्चुनिटीज का इस्तेमाल करता है। एक लड़के को जितने रिसोर्सेज मिलते हैं वो 3 लड़कियों के बराबर का रिसोर्सेज वो अकेला इस्तेमाल करता है। ठीक है, तो एक लड़का बराबर 3 लड़की, एक लड़का बराबर 3 लड़की, एक लड़का बराबर 3 लड़की, एक लड़का बराबर 3 लड़की। ठीक है, तो 13131313 ठीक है, तो इसको ऐसे याद कर लेंगे कि 131 13131313 ठीक है, एक लड़का बराबर 3 लड़की के बराबर। ठीक, तो जेंडर गैप देख लो। आगे आता है, नेक्स्ट है वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स। प्रेस फ्रीडम क्या, हमारा जो मीडिया जो स्वतंत्र है, हम आए दिन सुनते हैं कि इंडिया जो है गोदी मीडिया ये वो, तो क्या हमारा प्रेस स्वतंत्र है? आइए देखते हैं रिपोर्ट में। तो 189 कंट्रीज में 180 का कंट्रीज का सर्वे किया गया और उसमें इंडिया का रैंक है 151, यानी कि बहुत ही गंदा है। यानी हमारे मीडिया जो है बिल्कुल ही फ्री नहीं है। हमारी मीडिया जो है वो कह सकते हैं कि रिपोर्ट के हिसाब से बिकी हुई है। ठीक है, तो 151 कैसे करेंगे? अब देखो कहाँ बिक के जाएगी, तो वो ऑब्वियसली गवर्नमेंट के सामने ही बिक जाती है। तो 151 यानी क्या कर रहा है कि मीडिया जो है वो सरकार को यहाँ पे 151 का मतलब ऐसे हम लोग गाँव में क्या होता है, चुमावन करते हैं, मतलब किसी के यहाँ हम भोज खाने जाओ तो चुमावन में लिखवा देते हैं, तो 101 रुपये चुमावन देते हैं, 151 देते हैं, 501 देते हैं, 1001 देते हैं। ठीक, ऐसे। तो मीडिया जो है वो 101 रुपये का चुमावन करता है सरकार के यहाँ, जाता है, खाता है, पीता है और सरकार के गोद में बैठा हुआ रहता है, 151 का चुमावन करता है। ठीक है, तो वैसे याद कर लेंगे। और पूरे वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा फ्री प्रेस कहाँ का है? नॉर्वे का है। अभी इस पे हम आएंगे देखेंगे। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना है, ये सारे ऐसे इंडिसेस होते हैं। चलो अब हम देख लेते हैं कि कौन सी कंट्री जो है, कुछ कुछ रिपोर्ट्स में ही हम देखेंगे कि कौन सी कंट्री टॉप पे है। सारे को देखने की ज़रूरत नहीं है, बट जो जो इम्पोर्टेंट है बस वही देखेंगे। जैसे कि हाँ, नीचे स्टार्ट करते हैं। वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स। प्रेस फ्रीडम में मीडिया क्या करे, 151 का चुनाव कर रहा है, तो वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में सबसे ज़्यादा फ्री कंट्री कौन है? नॉर्वे। तो इसको ऐसे अभी 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 हम लोगों ने देखा है कि जब मोदी जी नॉर्वे के विजिट पे गए थे, तो वहाँ पे एक एक रिपोर्टर थी नॉर्वे की, उनका नाम याद नहीं आ रहा है। वो उन्होंने मतलब पीएम मोदी से डायरेक्ट बोला था कि वाई पीएम मोदी, वाई डोंट यू टेक अ क्वेश्चन फ्रॉम द वर्ल्ड फ्री प्रेस, मतलब जो दुनिया के सबसे फ्री प्रेस है, उन उनसे उनके रिपोर्टर से आप क्वेश्चन क्यों नहीं लेते हैं? मतलब मोदी जी को सबको पता है कि मोदी जी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करते। तो वो वहाँ पे नॉर्वे में ऐसे उनका मजाक बन गया। ठीक है, और पूरा वर्ल्ड लेवल पे ऐसी बात हो गई कि मोदी जी ऐसे मीडिया प्रेस के क्वेश्चंस नहीं लेते हैं। ठीक है, ऐसा इमेज गया। ठीक है, तो ये नॉर्वे, इसको याद करने की ज़रूरत ही नहीं है। आप करंट अफेयर्स को अगर देख रहे हो तो आपको समझ में आएगा कि हाँ, नॉर्वे में गए थे पीएम मोदी जी, तो उन्होंने वहाँ पे रिपोर्टर्स ने बोल दिया कि सबसे वर्ल्ड की सबसे फ्री प्रेस है, उनका तो कम से कम क्वेश्चन ले लो। ठीक है, तो वो ऐसे नहीं लिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो जेंडर गैप में हो गया आइसलैंड। ठीक है, आइसलैंड है, और ह्यूमन डेवलपमेंट में भी आइसलैंड है, और ग्लोबल पीस में भी आइसलैंड है। तो अब इन तीनों को एक साथ करके हम याद कर लेंगे। ठीक है, तो देखो यहाँ पे देखो ग्लोबल पीस है, शांति है, तो उसमें भी आइसलैंड टॉप पे है। ह्यूमन डेवलपमेंट, उसमें भी आइसलैंड टॉप पे है। जेंडर गैप, उसमें भी आइसलैंड टॉप पे है। तो इसको कैसे कर देखेंगे? तो जहाँ पे शांति होगी, ठीक है, जहाँ पे पीस होगा, और जहाँ पे जेंडर गैप कम होगा, यानी कि मेल फीमेल में ऐसे गैप नहीं होंगे, मतलब मेल को फीमेल को बराबर का दर्जा दिया जाएगा, और जहाँ पे शांति होगी वहाँ पे क्या होगा? ह्यूमन का डेवलपमेंट होगा। वहीं पे क्या होगा? वहीं पे ह्यूमन का डेवलपमेंट हो सकता है भैया, शांति होनी चाहिए ह्यूमन डेवलपमेंट। जेंडर ह्यूमन का डेवलपमेंट कब होगा? आप सिर्फ लड़कों को प्रमोट करेंगे तो सिर्फ एक ही का वो हो जाएगा, एक ही का डेवलपमेंट होगा, एक का तो डेवलपमेंट होगा ही नहीं। ठीक है, तो जहाँ पे जेंडर गैप कम है, जहाँ पे शांति है, वहाँ पे ह्यूमन डेवलपमेंट भी ज़्यादा है। तो शांति सब, और ये ठीक है, ये जहाँ पे शांति है, पीस है, जहाँ पे जेंडर गैप कम है, जहाँ पे
वहीं पे क्या ह्यूमन डेवलपमेंट है। तो ऐसे अब इसको आइसलैंड से कैसे रिलेट करेंगे? आइसलैंड तो जो पीस होता है, जो आप बर्फ होता है ना, बर्फ, बर्फ को देखोगे कभी नहीं मतलब कि ऐसे मतलब कि वो इतना शांत होता है। पानी भी उतना शांत नहीं होता जितना शांत बर्फ होता है। बर्फ को देखोगे एकदम धीरे 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 प्यार से मेल्ट हो जाएगा, आग की तरह फरफराएगा नहीं, ठीक है, हवा की तरह एकदम तेजी में नहीं जाएगा, तो बर्फ आराम से, तो क्या होगा, धीरे 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 मेल्ट होता है। समुद्र में पानी है, उसमें भी ऐसे मतलब ऐसे लहरें उठ रही हैं, ये हो रही है, लेकिन बर्फ क्या है, शांत है, धीरे धीरे मेल्ट हो रहा है, ठीक। तो आइसलैंड शांति, ठीक है, पीस। तो ऐसे ये ध्यान में रखना है कि जो पीस वाला रिपोर्ट है, वर्ल्ड पीस रिपोर्ट, उसमें भी आइसलैंड टॉप पे है, जेंडर गैप में भी आइसलैंड टॉप पे है, और ह्यूमन डेवलपमेंट में भी आइसलैंड टॉप पे है। तो जहाँ पे शांति होगी, जहाँ पे जेंडर गैप कम होगा, वहीं पे ह्यूमन का डेवलपमेंट होगा। तो शांति क्या होगा, शांति से याद रखना है पीस, पीस से क्या याद है, बर्फ, बर्फ क्या एकदम शांत, ठीक है, बर्फ की तरह ठंडा रहो, उबलो नहीं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब तो जो मैंने ऐसे सर्कल कर रखा है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसमें हमें देखना है, ठीक है। तो ये हो गया ये। हाँ, ये देखो, ग्लोबल सस्टेनेबल डेवलपमेंट इंडेक्स। सस्टेनेबल में तो इसमें नाम दिया नहीं था, क्योंकि वो मैंने ऐसे लिख रखा है, बट चलो आगे देखते हैं। रूल ऑफ लॉ इंडेक्स, रूल ऑफ लॉ इंडेक्स में डेनमार्क सबसे टॉप पे है। अच्छा, जो डेनमार्क कंट्री है ना, जो वो क्या करता है, मतलब कि कुछ क्लाइमेट चेंज पे और रूल ऑफ लॉ पे मतलब अच्छा काम करता है, ठीक है। और सॉरी, यहाँ पे एक रह गया, वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स। वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स में क्या है ना, कि हमने देखा है ना कि जो जब जब आप शांति पाठ करा दोगे तो वहाँ पे खुशियाँ आ जाएगी, तो तब शांति होगा वहीं, तभी खुशियाँ आएंगी। तो 115, 116, ठीक है। तो इसको इसको कैसे याद करेंगे? ये फिनलैंड है, फिनलैंड टॉप पे है। ये बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए भी हो जाता है कि फिनलैंड सबसे खुश कंट्री है, और ये 9वीं बार लगातार वो सबसे खुश कंट्री बनी है, 9th कंसेक्यूटिव ईयर लगातार, लगातार 9 सालों से फिनलैंड सबसे दुनिया का खुश देश है। इसको कैसे याद करोगे? तो फिनलैंड सबसे खुश है। तो इंडिया में खुशियाँ क्यों नहीं? क्योंकि इंडिया में मतलब कि जितने लोग पास नहीं होते उससे ज़्यादा लोग फेल होते हैं। अब देखो कि जैसे 10 लाख बच्चे ने फॉर्म भरा, पास कितने होंगे? 10,000। और बाकी 9,90,000 बच्चा क्या होगा? फेल होगा। फेल होगा तो क्या होगा? दुख होगा। खुश होगा क्या? नहीं होगा। तो 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 जो ये जो फिनलैंड है, वो क्या है? वो फिनलैंड, फिनलैंड को फिनलैंड से याद करो। क्यों? क्योंकि यहाँ पे कोई फेल नहीं होता है, कोई पास नहीं, मतलब कोई फेल पास का सिस्टम नहीं है, मतलब आराम से, ठीक है, सब सबको पास कर देंगे, सब पास है सब। ऐसा फेल पास वाला सिस्टम ही खत्म कर रखा था फिनलैंड। ये ट्रिक मतलब ऐसा कुछ है नहीं, बस जैसे ट्रिक याद रखना है कि फिनलैंड, फिनलैंड, ठीक है। यहाँ पे कोई फेल नहीं होता है, सब पास है, सब सब खुश है, ठीक है। यहाँ पे तो फेल हो करके आदमी परेशान हो रखा है, डिप्रेशन में जा चुका है, ठीक है। तो वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स, खुश कौन है? फिनलैंड, फिनलैंड, ठीक है। सबसे खुश कौन है? फिनलैंड, क्योंकि वहाँ पे कोई फेल नहीं होता है, फिनलैंड, ठीक है। हालांकि पासलैंड होना चाहिए नाम, लेकिन फिनलैंड है, तो फिनलैंड से याद कर सकते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। हाँ, ये देख लो कि ये जो रूल ऑफ लॉ इंडेक्स है, रूल ऑफ लॉ इंडेक्स में डेनमार्क ने टॉप किया है। तो डेनमार्क ने टॉप किया है, और यहाँ पे एक और देखेंगे कि ये क्लाइमेट का जो काम, क्लाइमेट के लिए जो काम करना होता है, क्लाइमेट परफॉर्मेंस इंडेक्स, क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स, उसमें भी डेनमार्क ने टॉप किया है। तो ऐसे देख लेते हैं कि देखो यहाँ पे, तो ये डेनमार्क में ऐसे बोला गया है कि लॉ, कि कानून को यहाँ पर मतलब कि रूल ऑफ लॉ है, मतलब पूरा कानून कहीं चलता है। ऐसा नहीं कि आप पैसे वाले हो तो वहाँ पे बच बच के निकल जाओगे, एक्सीडेंट किया और एक एक चिट्ठी लिख करके, अपॉलजी लेटर लिख करके बच जाओगे, ऐसा नहीं है। जो रूल ऑफ लॉ है, जो अमीरों के बेटे क्या होते हैं, वो बड़े बड़े एक्सीडेंट कर देते हैं, बच्चे निकल जाते हैं, जिनके पास पैसा है वो कानून को जेब में रखता है, ठीक है। तो ये रूल ऑफ लॉ में, तो यहाँ पे हमने याद किया था ना, रूल ऑफ लॉ, रूल ऑफ लॉ में मतलब बड़े बड़े अट्ठों पट्टों का कानून ने क्या किया है, बड़े बड़े अट्ठों पट्टों का कानून ने छक्के छुड़ाए हैं, ठीक है। तो ये रूल ऑफ लॉ में डेनमार्क क्या बोलता है कि जो कानून को नहीं मानेगा उसका मैं क्या करूँगा, नामो निशान मिटा दूंगा, ठीक है। तो ये डेनमार्क बोला है, जो कानून को नहीं मानेगा उसका नामो निशान मिटा दूंगा, नामो निशान मिटा दूंगा, डेनमार्क नो मार्क, ठीक है। डेनमार्क है ना, DENMARK, मार्क, नो मार्क, नो मार्क एक क्रीम आता है ना, जैसे चेहरे पे दाग धब्बे जाने के लिए, तो बस वैसे डेनमार्क नो मार्क, ठीक है। तो जो कानून को नहीं मानेगा उसको नामो निशान कौन मिटा देगा? डेनमार्क। तो रूल ऑफ लॉ, वहाँ पे रूल ऑफ लॉ चलता है, ठीक है, कानून के चलता है, कानून को हर किसी को मानना पड़ेगा। तो कैसे याद करेंगे? जो कानून को नहीं मानेगा उसका नामो निशान मिटा देगा, ठीक है। डेनमार्क नो मार्क ऐसे याद करेंगे, ठीक है। और एक और चीज़ यहाँ पे है, क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स में, तो यहाँ भी डेनमार्क टॉप पे है, क्योंकि फर्स्ट थ्री पोजीशन पे तो कोई है ही नहीं, क्योंकि वो जो जो जर्मन वॉच जो संस्था है,
जो इसकी बेंचमार्क है वो बहुत हाई है। तो उस लेवल का तो किसी ने आज तक अचीव नहीं कर पाया, उतना क्लाइमेट चेंज के लिए काम नहीं कर पाया है। ठीक है, इंडिया तो मतलब 2-3 पेड़ लगा करके कहता है कि हाँ ठीक है, ठीक है। तो लेकिन डेनमार्क बहुत काम कर रहा है। तो डेनमार्क क्या कर रहा है, पोल्यूशन का, ग्रीन हाउस गैस का, इन सभी का नामो निशान मिटाना चाहता है। मतलब वहाँ पे पोल्यूशन के लिए बहुत काम किया जा रहा है कि यहाँ कोई पोल्यूशन नहीं होगा। ठीक है, ग्रीन हाउस गैस मतलब कार्बन, एकदम कार्बन नेट जीरो लगभग लगभग पहुँच ही गया है। ठीक है, तो वो ग्रीन हाउस गैस, पोल्यूशन, इन सब का नामो निशान मिटाना चाह रहा है डेनमार्क। ठीक है, ऐसे दुनिया मतलब उस कंट्री में ऐसा कुछ पोल्यूशन नहीं, पोल्यूशन ग्रीन हाउस गैस नहीं। ठीक है, तो बहुत क्लाइमेट के लिए बहुत काम कर रहा है। ठीक है, तो याद रख लेंगे, डेनमार्क नो मार्क, पोल्यूशन का नो मार्क, ग्रीन हाउस गैस का नो मार्क, कार्बन का नो मार्क। ठीक है, और ये यहाँ पे रूल ऑफ लॉ में भी नो मार्क हो गया। ठीक है, रूल ऑफ लॉ में भी डेनमार्क। ठीक, अब यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे 3 कंट्री लगातार आपको दिख रहा होगा, स्विट्जरलैंड, स्विट्जरलैंड, स्विट्जरलैंड। तो स्विट्जरलैंड क्या है, इनोवेशन में स्विट्जरलैंड टॉप पे है, कंपटीशन में स्विट्जरलैंड टॉप पे है, टैलेंट में स्विट्जरलैंड टॉप पे है। देखो कैसे याद करेंगे। तो देखो जहाँ पे हम देखेंगे, जहाँ पे टैलेंट होगा, हम जानते हैं ना, कि जहाँ पे टैलेंट होगा वहाँ पे क्या होगा, कंपटीशन भी होगा, है ना। जहाँ पे टैलेंट, अगर 10 बच्चों को टैलेंट है, अगर हमको 2 ही को लेना है तो कंपटीशन होगा ना वहाँ पे, कि हाँ जो ज़्यादा टैलेंटेड होगा उसको ले लेंगे, है ना। तो जहाँ पे टैलेंट होगा, जहाँ पे कोई टैलेंट ही नहीं, वहाँ पे कंपटीशन क्या होगा। तो जहाँ पे टैलेंट होगा वहाँ पे कंपटीशन होगा, और जहाँ पे कंपटीशन होगा वहाँ पे इनोवेशन होगा। जहाँ पे कंपटीशन होगा वहाँ पे क्या होगा, इनोवेशन होगा। ठीक है, तो इन सभी में कौन टॉप पे है, स्विट्जरलैंड टॉप पे है। तो ध्यान में रख लेना, स्विट्जरलैंड ना काफ़ी स्वीट है, स्विट्जरलैंड काफ़ी स्वीट है। ठीक है, तो जहाँ पे टैलेंट है वहाँ पे तो स्विट्जरलैंड क्या कर रहा है, टैलेंट पे बहुत काम कर रहा है। देख रहे हो, अपने टैलेंट पूल को बढ़ा रहा है, बहुत टैलेंटेड लोगों को पैदा कर रहा है। ठीक है, वहाँ बच्चों में टैलेंट टैलेंट लेके आ रहा है। वहाँ पे कंपटीशन भी खूब बढ़ गया है, टैलेंट टैलेंट बढ़ेगा तो ऑब्वियसली कंपटीशन बढ़ेगा, और कंपटीशन होगा तो इनोवेशन भी बढ़ेगा। तो वहाँ भी इनोवेशन में भी टॉप पे कौन है, स्विट्जरलैंड है। कंपटीशन में भी टॉप पे कौन है, स्विट्जरलैंड। टैलेंट में भी टॉप पे कौन है, स्विट्जरलैंड। तो वहाँ पे काफ़ी टैलेंटेड है, काफ़ी स्वीट पीपल है, स्विट्जरलैंड काफ़ी स्वीट। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे बस एक ये रिपोर्ट देख लेते हैं, रिस्पॉन्सिबल नेशन इंडेक्स में सबसे टॉप पे कौन है, सिंगापुर है। ठीक है, रिस्पॉन्सिबल नेशन मतलब रिस्पॉन्सिबल नहीं, मतलब यहाँ हमारे देश के नहीं, जब पी करके सो गए रहते हैं ना, पी के सो जाते हैं ना, 16 पी के 16। ठीक है, पी के 16, पी के 16। ठीक है, पी के 16 जाते हैं ना, पी के सो जाते हैं, पी के 16। ठीक है, पी के 16 कौन है हमारे देश में, नेता, जिनको कोई मतलब नहीं है, कि यहाँ कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने को तैयार नहीं है। एजुकेशन मिनिस्टर जो है वो एजुकेशन के अलावा हर चीज़ पे बात करता है। ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर है वो पेट्रोलियम की बात करता है, पेट्रोलियम मिनिस्टर है वो तो क्या एक्शन फाइल में उनका नाम आता रहता है। तो ठीक है, ठीक है, तो ये ऐसे 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 तो कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लिए रेडी नहीं है, तो यहाँ पे ये हो जाता है। ठीक है, तो इसको कैसे याद करेंगे, तो रिस्पॉन्सिबल नेशन, तो रिस्पॉन्सिबल नेशन सिंगापुर है। तो सिंगापुर को हम लोगों ने लास्ट वीडियो में देख रखा है कि जो जो सिंगापुर में सिंह सिंह जो लायन जो है उनका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है उनके कल्चर में। जो जो लायन होता है वो सिम्बा, सिम्बा लायन किंग में क्या कौन है, मतलब जो राजा है उसका नाम है सिम्बा। तो सिम्बा क्या है, जो राजा है। ठीक है, अगर कोई राजा होगा, ठीक है, तो राजा वो क्या करेगा, हम्म? वो काफ़ी रिस्पॉन्स, अगर राजा रिस्पॉन्सिबल होगा तो देश आगे बढ़ेगा, अगर राजा रिस्पॉन्सिबल नहीं होगा तो क्या होगा, देश पीछे चला जाएगा। ठीक है, तो वहाँ का राजा ही रिस्पॉन्सिबल है। ठीक है, रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है। सिंह जो है, सिम्बा जो है, जो लायन किंग में देखे ना, सिम्बा जो है वो मीटिंग करता है, वो सबको ऐसा इकट्ठा करता है, सबको नियम कानून सही से नियम बनाता है कि हाँ सभी पे पानी पानी पे जब तक सूखा है तब तक पानी पे सभी का हक है। कोई ऐसा वो नहीं है, ये है वो तालाब पे हर कोई जाकर पानी पी सकता है, सारे जानवर एक साथ इकट्ठे पी सकते हैं। तो जो जो राजा अच्छा होगा, जो राजा रिस्पॉन्सिबिलिटी लेगा, जो सिंह जो होगा, जो सिम्बा जो होगा, वो राजा रिस्पॉन्सिबिलिटी लेगा, वो कंट्री नेशन रिस्पॉन्सिबल नेशन में क्या होगा, टॉप करेगा। तो सिंगापुर, सिम्बा, लायन किंग, बस ऐसे याद रख लेना, दैट्स इट। तो अब यहाँ पे बस ये देख लें, अब यहाँ पे कुछ जो 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 मैंने टिक कर रखे हैं, बस उनको ये देखना है कि ये रिपोर्ट कौन पब्लिश करता है। तो हुरुन ग्लोबल यूनिकॉर्न रिपोर्ट, तो ये हुरुन रिसर्च इंस्टीट्यूट पब्लिश करती है, तो याद करने की जरूरत नहीं। एशिया पावर जो लुई इंस्टीट्यूट जो सिडनी की है, लुई इंस्टीट्यूट सिडनी, देखो सिडनी की है ना, ऑस्ट्रेलिया, तो ऑस्ट्रेलिया सिडनी की है, तो ये एशिया के अंदर कहीं रिपोर्ट पब्लिश करेगा ना, तो ये लुई इंस्टीट्यूट पब्लिश करती है। ग्लोबल फायर पावर ही पब्लिश करती है। ठीक है, तो ये हो गया। रिस्पॉन्सिबल नेशन जो है, यहाँ ये रिस्पॉन्सिबल नेशन को देखने की जरूरत नहीं है। ये देखो यहाँ पे क्लाइमेट रिस्क, तो क्लाइमेट रिस्क का जो क्लाइमेट से रिलेटेड जो भी रिपोर्ट है ना, वो जर्मन जर्मन वॉच पब्लिश करता है। यहाँ पे देख लो क्लाइमेट, और यहाँ पे ये
सॉरी, ये, ठीक है। तो ये अभी जर्मन वॉच, ठीक है। तो जो क्लाइमेट रिस्क, जो क्लाइमेट से संबंधित जो भी है वो जर्मन वॉच है ना, जर्मन जर्मन वॉच जो है वो पब्लिश करता है, ठीक है। तो ये ध्यान में रखना है कि क्लाइमेट से रिलेटेड जो भी रिपोर्ट होगा वो जर्मन वॉच पब्लिश करता है, ओके। ये देखो ये कहाँ गया, हाँ ये इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट अंकटाड, हम हर साल अंकटाड पब्लिश करता है। इन्वेस्टमेंट किस कंट्री में कितना इन्वेस्टमेंट आ रहा है, किस कंट्री में तो अंकटाड का फुल फॉर्म होता है यूनाइटेड नेशन, याद नहीं आ रहा है, यूनाइटेड नेशन ट्रेड एंड डेवलपमेंट है, ये तो याद आ रहा है, चीज़ से याद नहीं आ रहा, देख लेना आप, ठीक है। तो अंकटाड, इसको अंकटाड भी मतलब शॉर्ट में इसको अंकटाड बोलते हैं। तो अंकटाड जो है वो ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड संबंध में है, तो ये कहाँ पे इन्वेस्टमेंट आ रहा है तो वो अंकटाड ही देखता है, ठीक है। ग्लोबल टेररिज्म, इकोनॉमी एंड पीस बहुत और भी रिपोर्ट पब्लिश करता है। इकोनॉमी एंड पीस, ग्लोबल पीस इंडेक्स इकोनॉमी एंड पीस पब्लिश करता है। और टेररिज्म, देखो जहाँ टेररिज्म होगा वहाँ पे शांति आएगी नहीं आएगी, सीधी सी बात है, जहाँ पे टेररिज्म होगा वहाँ पे शांति आएगी नहीं। तो ये टेररिज्म तो और शांति एक दूसरे से लिंक्ड करते हैं, इसलिए टेररिज्म और शांति का ये दोनों का पब्लिश करता है इकोनॉमी एंड पीस, ठीक है। हाँ ये देखो जो ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में इनोवेशन, तो ये विपो प्रोड्यूस करता है, वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन। ये भी देखता है कि हाँ मतलब वो होता है ना वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, तो किस कंट्री का इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी कौन सा है, मतलब उसका जो होता है ना ट्रेडमार्क करा कर रख रखा है, तो वो देखता है कि कौन ये इनोवेशन किस कंट्री का है। तो वो विपो को इसको देखता है, ठीक है। तो ये आप देख लेना, मतलब इनको ध्यान में रखना है, जैसे वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम, रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर, वो रिपोर्टर विदाउट बॉर्डर मतलब ये देख रहे हो ना, नाम ही कितना अच्छा लग रहा है कि हाँ जो रिपोर्टर है वो बॉर्डर को नहीं मानता, वो बॉर्डर के दूसरी तरफ भी अगर कुछ चीज़ हो रही है तो उसको भी रिपोर्टिंग करता है। तो वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स, रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर, जेंडर गैप जो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम प्रोड्यूस करता है, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। यूएनडीपी पढ़ता है, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, ये अक्सर ही पूछता है कि ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स किसने कौन प्रोड्यूस करता है, यूएनडीपी हो गया, ठीक है। हाँ ये एसडीजी कौन पढ़ता है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट सोल्यूशन नेटवर्क, ठीक है। एसडीएशन करता है ये, यूएन एसडीएन करता है, तो यूनाइटेड नेशन सस्टेनेबल डेवलपमेंट सोल्यूशन नेटवर्क है, ठीक है। तो ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट करता है, तो यह तो नाम ही देख रहे हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट, तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट सोल्यूशन नेटवर्क है, तो वो आदमी लगा देगा। लेकिन ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में तो याद रखना है कि ये भी डेवलपमेंट की बात करता है, ह्यूमन डेवलपमेंट हो गया, यूनाइटेड नेशन का डेवलपमेंट प्रोग्राम है, यूएनडीपी, ये पब्लिश करता है, ठीक है। तो ऐसे ऐसे हैं, तो ये देख लेना है, इनोवेशन में वर्ल्ड नेचुरल करता है। तो आई होप काफ़ी हेल्प मिला होगा। आप इसे एक दो बार रिपोर्ट्स को देखना है, तो बाकी आपको याद हो जाएगा। इनको अच्छे से देख लेना है, जो जो इम्पोर्टेंट है, जैसे कि यूएनडीपी हो गया, विपो हो गया, है ना, यूएनएसडीएन हो गया, तो इन सबको ये रिपोर्ट कौन कौन पब्लिश करता है ये देख लेना है। बाकी इंडिया का रैंक्स तो आप देख लिए, और कौन कौन टॉप किया मतलब उसमें ये कंट्रीज को तो देख लेना, मतलब प्रेस फ्रीडम में कुछ किसने टॉप किया, जेंडर गैप में किसने टॉप किया है, ठीक है। पीस में कौन टॉप कर रहा है, हैप्पीनेस में कौन टॉप कर रहा है, तो हंगर में कौन टॉप कर रहा है, तो ये सब चीज़ें जो है मतलब पूछते हैं। और इंडिया के रैंक्स तो आप देखेंगे एक बार फटाफट रिकॉल करके इंडिया के रैंक फिर इसमें सब अप करता है। तो हुरून ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स में इंडिया जो है वो यूनिकॉर्न बनाने में, तो ये 1 बिलियन कंट्रोल कंपनी बनाने में, स्टार्टअप नया स्टार्टअप बनाने में इंडिया जो है तीसरे नंबर पे। एशिया पावर में भी तीसरे नंबर पे। एशिया में सबसे ज़्यादा इन्फ्लुएंस किसका है, अमेरिका का है, देन चाइना का, देन इंडिया का है। ग्लोबल फायर पावर मतलब वर्ल्ड लेवल में सबसे ज़्यादा मिलिट्री माइट किसके पास है, तो सबसे नंबर 1 पे अमेरिका, देन रशिया, देन चाइना, देन इंडिया, ठीक है। तो चौथे स्थान पे इंडिया है। मैन्युफैक्चरिंग में इंडिया क्या कर रहा है, छक्के लगा रहा है अब। पहले मैन्युफैक्चरिंग में उतना अच्छा काम नहीं करता था, पहले अब मैन्युफैक्चरिंग में क्या कर रहा है, छक्के लगा रहा है। क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स में देखो, क्लाइमेट रिस्क ने क्या कर रखा है, इंडिया के छक्के छुड़ा रखा है कि अगर सही सही टाइम पे वर्षा नहीं होगा तब, और कभी के सही टाइम पे वर्षा नहीं होता है तो क्या होता है, सूखा आ जाता है, कभी खूब ज़्यादा बारिश हो जाता है तो फ्लड आ जाता है, ठीक है। कभी सर्दियों में बारिश हो रहा है, कभी गर्मी में बारिश हो ही नहीं रहा है। ग्लोबल टेररिज्म तो भैया टेररिज्म आएगा, टेररिस्ट आएगा तो उनका क्या हो जाएगा, टेरहमी हो जाएगा इंडिया, ठीक है। तो वहाँ वो ये सोच के चलता है कि भाई इंडिया में जा रहे हो तो टेरहमी होगा, तभी फिर भी वो आते हैं कुछ कुछ। इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट, इन्वेस्टमेंट तो क्या करना, 15 दिन इन्वेस्टमेंट करना है, 15 दिन चिल मारना, 15 दिन इन्वेस्टमेंट मारो, 15 दिन चिल मारो। रिस्पॉन्सिबल नेशन सब पी के सो गया है, पी के 16, सब पी के 16 है, मतलब कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने को तैयार नहीं, सारे पी के 16 है, ठीक है। स्टार्टअप इकोसिस्टम मतलब 2-2 रुपया देकर के कहते हैं भैया तो स्टार्टअप कर लो, तो ऐसा होने वाला नहीं है, 2-2 रुपये में स्टार्टअप होता है क्या कहीं,
क्लाइमेट चेंज में देखो तो क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस के लिए हम लोग क्या कर रहे हैं, मतलब क्लाइमेट चेंज के लिए हम लोग क्या कर रहे हैं, 2-3 पेड़ लगा दे रहे हैं, साल में हो गया। 2-3 पेड़ लगाने से क्लाइमेट चेंज पे काम होगा, नहीं होगा। सस्टेनेबल डेवलपमेंट, सस्टेनेबल ट्रेड, ट्रेड सस्टेनेबल है नहीं है, दो 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 मतलब 2-3 कंट्री के साथ सस्टेनेबल ट्रेड हम करते हैं, बाकी सबके साथ तो ट्रेड डेफिसिट में ही है, ठीक है। फ्यूचर स्किल के लिए मात्र 25% जनता ही रेडी है, बाकी सारे जनता तो फ्यूचरिस्टिक रेडी नहीं है, ठीक है। कंपटीशन सॉरी सॉरी कमिटमेंट टुवर्ड डेवलपमेंट, डेवलपमेंट के नाम पर तो बस 36 का आंकड़ा है, नेता इधर देख रहे हैं डेवलपमेंट इधर जा रहा है, नेता इधर जा रहा है, डेवलपमेंट 36 का आंकड़ा है, ठीक है। 36 का आंकड़ा है। इनोवेशन, इनोवेशन में इनोवा, इनोवा जो थर्ड जनरेशन है वो 8 सीटर कार है। इनोवेशन इनोवा, ठीक है, इनोवा थर्ड जनरेशन की कार है इंडिया में, अभी अभी जो है वो इनोवेशन इनोवा की थर्ड जनरेशन कार है वो, और 8 सीटर है। वर्ल्ड कम्पिटिटिवनेस इंडेक्स में देख लो, कंपटीशन इतना बढ़ गया है कि वो ये चौथी बार सिविल सर्विस दे रहे हैं, लेकिन एक में भी पीटी ना हुआ है, ठीक है। वर्ल्ड टैलेंट तो कूट कूट के भरा हुआ है भैया, जब इसमें इसमें 63 का आंकड़ा है, ठीक है। टैलेंट में कूट कूट के भरा, गुड गवर्नेंस और एनर्जी, भैया जो जो क्या है कि मतलब जो हमारे नेता है वो इनके एवरेज एज 71st है, तो गुड गवर्नेंस आ गया, सही तरीके से वो गवर्नमेंट चला पाएंगे, नहीं चला पाएंगे, है ना। पब्लिक की डिमांड कुछ और होगी, नेता कुछ और लॉ बना रहे होंगे, और उनके अंदर एनर्जी क्या, एनर्जी जो यूथ की एनर्जी को मैच कर पाएगी, नहीं कर पाएगी, एनर्जी का ट्रांजिशन नहीं हो पाएगा अच्छे से, तो 71, ठीक है। रूल ऑफ लॉ कानून क्या करता है, बड़े बड़े पट्टों को चक्के छुड़ा रखा है, यानी बड़े बड़े अट्ठे पट्टों को क्या किया है कानून ने, चक्के छुड़ा रखा है। ग्लोबल सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को अचीव करने के लिए इंडिया जैसे ही पहुंचता है कुछ ना कुछ कांड हो जाता है, यानी कि 99 पे क्या हो जाता है, आउट हो जाता है, मतलब माइल स्टोन को टच करने वाला होता है वो आउट हो जाता है, 99 पे आउट, ठीक है। ग्लोबल हंगर इंडेक्स, हंगर मतलब 102, यानी एक रोटी तो दो, एक तो दो, 102, एक तो दो, 102, एक तो दो। ग्लोबल पीस इंडेक्स, पीस मतलब शांति, शांति मरने के बाद शांति के लिए हम क्या करते हैं, एक श्री श्री 108 को बुलाते हैं और वो पाठ कराते हैं 7 दिन तक, यानी कि श्री श्री 108, 108 प्लस 7, 115, ठीक है। जहाँ पे शांति होगी वहीं पे क्या आएगा, हैप्पीनेस आएगा, यानी 116। शांति होगी तो ही खुश होगा लोग, अशांत आदमी कहीं खुश हुआ है, नहीं हुआ। इंडेक्स ऑफ इकोनॉमिक फ्रीडम, जो इकोनॉमिक फ्रीडम वाली जो भी इंडेक्स होगी बस उसको याद कर लेना है, एक ही दोनों का एक ही रैंक है। इकोनॉमी इज ए बिग आर्ट, मतलब पैसे कमाना एक बड़ा आर्ट है, बिग आर्ट, बड़ा आर्ट, बड़ा आर्ट, ठीक है। तो 12 से 12 और 8 से 8, 128, ठीक। ह्यूमन डेवलपमेंट है, तो भैया ह्यूमन की डेवलपमेंट हो रही है, नहीं हो रही है, एकदम कीड़े मकोड़ों की जिंदगी जी रहे हैं, ठीक है। तो ह्यूमन की क्या हो रही है, डेवलपमेंट हो रही है, नहीं, 13वीं हो रही है। डेवलपमेंट की जगह पे क्या हो रही है, ह्यूमन की 13वीं हो रही है, ठीक है। जेंडर गैप मतलब एक 13131, ठीक है, तो मतलब एक महिला पे एक पुरुष जो है वो 3 महिला को रिसोर्सेज खा रहा है, एक पुरुष 3 महिला, 13131 तो ग्लोबल प्रेस फ्रीडम, वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम में क्या है भैया, सरकार जो मीडिया जो सरकार के दामाद बनी हुई है, 151 का चुनाव कर रहे हैं, मतलब वहाँ पे जाते हैं दावत खाते हैं, आते हैं 151 का चुनाव करते हैं, ठीक है। हाँ ये देख लेना है, ये करप्शन परसेप्शन इंडेक्स मैंने लिख रखा है यहाँ पे, तो ये ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल पब्लिश करती है, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। मतलब करप्शन परसेप्शन इंडेक्स ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल पब्लिश करता है, इंडिया का रैंक यहाँ पे 91 है, ठीक है। तो इसको कैसे याद करेंगे, 100 में से पहले पहले क्या होता है, यशवंत पिक्चर का एक डायलॉग था, नाना पाटेकर की मूवी के, 100 में से 80 बेईमान, 100 में से 80 बेईमान फिर भी मेरा देश महान। लेकिन आज क्या है, 100 में से 99 बेईमान है, तो यहाँ पे 91 याद रख लो, 9 लोगों को छोड़ दो, 91 बेईमान फिर भी मेरा देश महान, ठीक है। 100 में से 91 लोग क्या है, करप्ट है ना। करप्शन परसेप्शन इंडेक्स मतलब मेरे देख रहे हो रैंक कितना है, 139 में 91 रैंक है इंडिया की। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल, 100 में से 91 बेईमान फिर भी मेरा देश महान, ठीक है। और एक और यहाँ पे आप देख सकते हो, हाँ ये देख लेना, ये थोड़ा सा इंडिया का अच्छा रैंक दिखा है। ग्लोबल बिजनेस इन्वेस्टमेंट कॉन्फिडेंस, मतलब इन जो इन्वेस्टर है उसका कॉन्फिडेंस इंडिया में किसी कंट्री में कितना है वो दिखाता है। तो ये दून एंड बार्ड स्ट्रीट ने पब्लिश किया है, इसमें इंडिया का रैंक 1 है, इसलिए इसको इम्पोर्टेंट हो जाता है। मतलब जो इन्वेस्टर इंडिया के अंदर आ रहे हैं उनको कॉन्फिडेंस है कि हाँ इंडिया में इन्वेस्टमेंट करेंगे तो अच्छे रिटर्न आएंगे, तो सबसे ज़्यादा कॉन्फिडेंस किस कंट्री के साथ है, वो इंडिया के साथ है, ठीक है। तो ये देख लेना, बाकी कुछ कुछ रिपोर्ट मैंने यहाँ पे लिख दिया है और नीचे भी लिख दिया है, उसे देख लेना, ओके। अच्छे से तैयारी करो, अच्छे से इसे 1-2 बार अच्छे से पढ़ लो, ध्यान में आ जाएगा सब कुछ। 1-2 बार पढ़ने के बाद 1-2 बार ट्रिक्स के साथ याद करो, जब भी याद करो ट्रिक्स के साथ याद करो, ऐसे सिंपल सिंपली याद मत करो, ट्रिक्स के साथ याद करो, आपको बिल्कुल याद हो जाएगा, ओके। थैंक्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।